नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने इस सफ़र की शुरुआत एक ऐसी कहानी से कर रही हूँ जिसके बारे में अखबारों में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर कह लीजिए, एक दुख भरी कहानी समझ लीजिए। बिहार के एक ऐसे बच्चे की कि आर्मी स्कूल में पढ़ना किसका सपना नहीं होता। रैगिंग ने इसके पूरे ख्वाबों को, इसके पूरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर मनीष, मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसे बच्चे की, शंकर नाम है उस बच्चे का। उसका फादर एक छोटा सा होटल क्या ढाबा चलाता है बेचारा, चाय की छोटी सी दुकान है उसकी। और उस बच्चे ने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद उसका एडमिशन भी हो गया। आप ये देखिए कि एक ऐसा बच्चा जिसने कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया होगा, और वो बच्चा जो है जब उसका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो 2 साल बाद वो बच्चा वापस लौट आता है और उसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा। आप सोच सकते हैं उसके साथ क्या कहानी हुई होगी। मेरे ख्याल में आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपने वो पढ़ा है। मैं बात कर रही हूँ उस बच्चे की, और उसने कहा कि रैगिंग वहाँ उसके सीनियर्स ने हॉस्टल में इतनी ज़बरदस्त की कि वो वापस आने के बाद अब जाने का नाम नहीं लेता। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी यहाँ से अपनी बात शुरू करें। देखिए, सियासत पे तो आप रोज़ ही बात करते हैं। ठीक है, अच्छा कि आपने ये स्टोरी उठा दी। कल आज तक चैनल जो है वो इस खबर को दिखा रहा था, और जिसका हेडिंग इन लोगों ने लगाया था कि तिलैया के तालिबान। तो 2-3 बातें, 1-2 बातें जो इस खबर से बाहर की है वो ये कि उस खबर को देखते ही हमें जस्टिस काटजू याद आ गए। वो इसलिए याद आ गए तो मुझे समझ में आया कि टेलीविज़न चैनल में जो है रिपोर्टर्स के नाम पे किस तरीके से मूर्खों को भर्ती कर लिया गया है। और ये सीरियस डिबेट में कर रहा हूं कि जो पत्रकार होता है उसके कलम में, उसके एक सेंटेंस में कोर्ट के जज से ज़्यादा कहीं पावर होता है। रीज़न, वो कोई लीगल पावर नहीं है उसके पास। आपने एक कलम उठाई और एक व्यक्ति के पूरे जीवन की कमाई को खत्म कर दिया। आपने एक सेंटेंस कहा और आपने किसी बड़े से इंस्टीट्यूशन की जो है इज्जत जो है आपने मिट्टी पलीत कर दी। इसलिए जो जस्टिस काटजू ने कहा उस बात को समझना जरूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ योर न्यूज़। और ये जो मूर्खाधिराज लोग हैं, इन लोगों ने कसम खा लिया है कि ये अच्छा जर्नलिज्म करना ही नहीं चाहते। अब देखिए, आपने इस खबर को पढ़ी, मैंने भी पढ़ा। खबर जो है ये मेल टुडे में छपा है, और मेल टुडे आज तक का ही एक ग्रुप है, उसका ही पब्लिकेशन है। अब लास्ट में किसी एनजीओ के चेयरमैन की बाइट है। वो सुझाव दे रहे हैं कि हर स्कूल में ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि लोग बाहर से जाकर के वहाँ नए स्टूडेंट्स के साथ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ जो है हर वीक में एक बार जाकर के जो है वो तहकीकात करें। ये करें, क्यों करें? आप कौन हो? हु आर यू? बिल्कुल, हु आर यू? नहीं हो, बाहर के लोगों को अंदर वैसे भी नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी बात, प्रिंसिपल नहीं, अथॉरिटीज नहीं है वहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इट नॉट ओनली, ये तो अलग, एनजीओ का एंगल तो अलग है ही। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब है कि जिस मूर्ख रिपोर्टर ने इसे रिपोर्ट किया है उसे ये मालूम नहीं है कि आर्मी स्कूल में सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ रैगिंग नहीं होती। वहां जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो बच्चा 8th क्लास का ही तो है, शंकर जो है। तो ये जो धारणा जो एनजीओ साहब जिनकी आपने बाइट लगाई है वो बता रहा है कि भाई पहले ईयर में ये लड़का जिसके साथ रैगिंग हुई है वो 2 साल पढ़ चुका, फिर रैगिंग क्यों हो रही है? इसका मतलब 6, 7 में पढ़ा होगा वो, तभी तो 8th में वापस लौटा है वो। नहीं, तो 6th, 7th और 2 साल तो पढ़ा 8th में, आप वो 8th में चला जा रहा। मैं आपको बता रहा हूं
कि जो गलती आज तक के रिपोर्टर ने की वही गलती मेल टुडे के रिपोर्टर ने की, कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड एक कि भाई ये स्कूल का पर्पस क्या है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हर आदमी का सपना होता है, ये होता है, लेकिन सपना क्या है? ये कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी वाला चलाया जाने वाला या कोई ये मॉडर्न स्कूल नहीं है जहां पे अच्छे अच्छे बच्चे, रिच परिवार के लड़के और अच्छे इन्वायरमेंट में एसी कमरों के अंदर 12th पास कराने वाला स्कूल नहीं है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। मैं बता रहा हूं, आप उस बच्चे का या रैगिंग का मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि वंस यू राइट ए रिपोर्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ए स्कूल। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस के नाम पे एनडीए भी है, आईएमए भी है। अगर हर रात अगर वहां आप सीसीटीवी लगा दें तो आप डर के जो है परेशान हो जाएंगे कि भाई वहां क्या हो रहा है। लेकिन क्या है कि जो एनडीए में जो ब्लैक कैट कमांडोज तैयार होते हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स तैयार होते हैं, दे हैव टू बी ट्रेन्ड इन अ मैनर कि दे कैन सर्वाइव इन सहारा एंड दे कैन सर्वाइव इन अंटार्कटिका ऑल्सो। दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑन द हाइट्स ऑफ कारगिल ऑल्सो, और रेगिस्तान थार डेजर्ट में राजस्थान के बॉर्डर पे भी। इट इज अ मिलिट्री स्कूल। कहने का मतलब ये कि कोई एक this टी is what? स्टॉल का चलाने वाले का बच्चा आर्मी स्कूल में नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल जा सकता है। तो फिर लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि किस लिए जा सकते हैं। वो नहीं, इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन नहीं है, वो उसको छोड़ना पड़ जाए। आपको मैं एक अंतर में बता रहा हूं कि जो रैगिंग का जो मतलब आप समझती हैं, जो जनरल स्कूल्स के लोग समझते हैं, जितने भी आर्मी स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, रॉयल मिलिट्री स्कूल्स हैं, देहरादून है, एनडीए है, आईएमए है, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज हैं, वहां रैगिंग का मतलब होता है मास पनिशमेंट। नहीं, उसने कहा कि इतने पुशअप्स लगवाए गए शुरू में कि मेरा हाथ पैर सब सूज गए। मैं आपको बताऊं ये व्यक्ति अकेला नहीं होगा, उसके दो साथी पहले छोड़ चुके हैं। वो जो वीडियो जो दिख रहा है साथ में, जो वीडियो जो आज तक पे दिखाया जा रहा है, वहां 200 लड़के पुशअप्स कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम दे आर डूइंग इट। हाउस कैप्टन करवा रहा है, स्कूल कैप्टन करवा रहा होगा, या कोई वहां पे कोई टीचर से नहीं करवाते, बट दे नो। आपका कहने का मतलब ये बच्चा ही कमजोर होगा जो इसने, मतलब ये वो आर्मी स्कूल के लायक नहीं होगा जो इसने उसको रैगिंग समझ के छोड़ दिया। हर साल ये कहना चाहते हैं। हर साल एनडीए से 10 लोग भाग के आते हैं कि वहां का लाइफ मतलब वहां की सख्ती डिसिप्लिन नहीं बर्दाश्त कर सकते। डिसिप्लिन जो है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, आप मान लीजिए एक साइकेट्रिस्ट हैं, और जो आईआईटी में जो पढ़ाई का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हर साल 2-3 लोग जो है उन मेंटली इनबैलेंस हो जाते हैं, और 50% मैंने साइकेट्री के मुताबिक जो है वो उन नॉर्मल नहीं रह पाते हैं। तो आप क्या कहोगे? साइकेट्री के हिसाब से आप कहोगे भाई इस कोर्स को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई का स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि आईआईटी के लोग या कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशन, इतना प्रेशर है कि लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते, क्योंकि ये कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है। नाउ द क्वेश्चन इज, यही सवाल में फिर वापस आएगा कि अगर आईआईटी में कोर्स उस तरह का नहीं होगा, हाउ विल यू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स? आप पूरा का पूरा जो फेवर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आर्मी स्कूल को, वहाँ के स्ट्रक्चर को, वहाँ के डिसिप्लिन को कर रहे हैं। मैं जो एक छोटी सी बात कह रही हूँ, मैंने कहा मैंने मान लिया कि वो बच्चा जो है वो इतना कमज़ोर निकला कि वो वहाँ के इतनी सख्त डिसिप्लिन का, वहाँ के एक्सरसाइजेज, वहाँ की चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाया, वहाँ की छोटी मोटी। लेकिन एक बात मुझे सिर्फ इतनी बताइए डॉक्टर मनीष, कि क्या कोई जिस बच्चे ने वहाँ का एंट्रेंस भी पास किया हो, जो वहाँ पढ़ना भी चाहता हो, जो वहाँ रहना भी चाहता हो, क्या छोटे मोटे ह्यूमिलिएशन से, छोटी मोटी रैगिंग से भाग लेगा? ये कैसे हो सकता है? ये होता क्या है मैं बताता हूँ। होता क्या है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि 4 बजे भोर में आपको जगना पड़ता है। जैसे हम लोग एनसीसी कैंप वगैरह ज्वाइन करते थे कुछ दिन के लिए, पता चला 4 बजे उठ रहे हैं, लेकिन वो उसमें फिर भी कहीं ना कहीं रास्ते निकाल लेते थे। ये जीवन है, जीवन है, सही बात है। अब 4 बजे मॉर्निंग में आपको जगाया जा रहा है, 5 बजे आप 6 बजे आप जो है पीटी ग्राउंड में हो, और आजकल का समय है
तो क्रॉस कंट्री रेस हो रहा है, तो 5 किलोमीटर आपको रोज दौड़ना है। 5 किलोमीटर मॉर्निंग दौड़ करके जो है फिर आपको वापस अपने जाना है, ना खेल ना कुछ, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए 20 मिनट में तैयार होकर के जाना है। 20 मिनट में तैयार होकर के आपको 8:40 में जो है बिल्कुल आपको फिर खड़े हो जाना है क्लासेस के लिए। आधे लोग क्लास में सो जाते हैं। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद कौन इस हालत में रहेगा कि सही बात है। पढ़ाई कर सके। 12:30 बजे तक क्लास हुआ, क्लास के बाद फिर वापस आप कमरे में गए, हल्का फुल्का चेंज किया, फिर गेम्स के लिए आप चले गए। आप ये कह रहे हैं कि इस खबर में पूरी तरह सच्चाई नहीं है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूं कि अब 4 बजे फिर आपको ग्राउंड में तैयार किया गया, फिर क्रॉस कंट्री के लिए भेज देगा 4 किलोमीटर। मैं आपको बता रहा हूं, आपके लड़के को मैंने देखा, स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। अगर आप उसके कोच के साथ उसकी ट्रेनिंग अगर आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि भाई चलो यहां से। बहुत सख्त ट्रेनिंग है, दौड़ाते रहते हैं फील्ड में, दौड़ाते अब रहते हैं। आप मुझे बताइए, एक मैं... माँ का कलेजा जो है ये मैं कह रहा हूं, तो एक फुटबॉलर बनने के लिए क्या करना होगा? अब ऐसे व्यक्ति को जो फुटबॉल नहीं खेलना चाहता, अब मुझे बताइए, एक ऐसे व्यक्ति को जो फुटबॉल नहीं खेलना चाहता, आपके बेटे के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड में हम खड़ा करवा दें उसे, और उस सख्त ट्रेनिंग के लिए हम उसको खड़ा करवा दें, विल ही स्टे देयर? नो, वो तो खैर बिल्कुल ठीक बात है। तो वो पर्पस आपको मैं बताता हूं। आर्मी के जो एनडीए के लोग, जो आईएमए के लोग जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होते हैं, उन लोगों को बस से ले जा करके एक मैप, कुछ टॉफी, कुछ ये, कुछ वेपन्स, और रास्ते में बता दिया जाता है कि भाई तुमको ये खुद शिकार करके आपको 13 दिन जो है, 12 दिन, 10 दिन, उस तरह का अपना अपना अलग अलग उसका सिस्टम होता है। जंगल में अकेले छोड़ दिया जाता है, आपके ऊपर नजर रखा जाता है, जरूर है, लेकिन यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन। कई लोग भाग जाते हैं, एनडी छोड़ के भागते हैं। मैं हंसराज कॉलेज में था, हॉस्टल में था, तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे जो बहुत शौक से एनडीए गए थे, लेकिन वही मॉर्निंग, अब देखिए ना, आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, रात के 11 बजे तक अगर आपको सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कोई लड़का वहां पे ओवरवेट नजर जहां नहीं आ रहा है, जहां हर लड़के को हर काम करना है। अब देखिए, एनडीए है, वहां बॉक्सिंग कंपलसरी है, एवरीबॉडी हैज टू पार्टिसिपेट इन बॉक्सिंग। अब कोई आदमी ये कहे मैं बॉक्सिंग नहीं लड़ूंगा, उसमें चोटें आती हैं। व्हाट इफ यू वांट टू बी जस्ट लाइक बेबीज, डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ हार्डशिप। मेरा ख्याल है इस खबर को अब हम यहीं छोड़ देते हैं। इसको कंक्लूड करूंगी मैं, जो आप कहना चाह रहे हैं उसको कंक्लूड कर दूंगी। लास्टली मैं ये कहना चाह रहा था कि मीडिया में आप कह रहे हैं हाइप ज्यादा किया मीडिया ने, मीडिया नहीं, आप उसे तालिबान बता रहे हो। हाँ, इट इज डिस्ग्रेस। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आज तक जैसे इस रिस्पॉन्सिबल चैनल को वो तालिबान शब्द का मतलब शायद पता नहीं हो, या इतने ही बेवकूफ लोग वहां बैठे हुए हैं कि जो तालिबान और एक रैगिंग का अंतर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, और आपकी बात जहां तक है, अगर इस तरह का केसेस अगर आता है सामने कि जहां एबरेशंस हैं, जहां मास पनिशमेंट की जगह लोगों को माने इंडिविजुअली अरेस्ट किया गया हो, खबर का इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, देन आप इसको एक एक्सेप्शन मानिए, एक एबरेशन मानिए, देन योर स्टोरी शुड बी कि हु वाज दैट गाय हु बिहेव्ड इन सच मैनर। जो किस व्यक्ति ने, अगर कोई आदमी बेल्ट से मार रहा है तो उस रिपोर्टर का काम ये है ये पता लगाना कि वो लड़का कौन है कि जो बेल्ट से मार रहा है, वो लड़का कौन है जो पैसा मांग रहा है, वो लड़का कौन है जो इंडिविजुअली किसी को पर्सनली हैरास कर रहा है। सो दैट इज द स्टोरी। आप एक ब्रश से जो है पूरा जो आपने पेंट कर दिया, इट इज अ माने बैड स्टोरी, बैड जर्नलिज्म। मेरा ख्याल है इसको मैं कंक्लूड करूंगी डॉक्टर मनीष जब अपना इस प्रोग्राम को ख़त्म करूंगी, और मैं चाह रही थी कि अब एक दूसरी अपनी कहानी की तरफ चलें, ज़रा युवराज वर्सेस मायावती भी करते चलें। और मुझे तो बहुत मज़ा आया देख करके। एक तो सिक्योरिटी ब्रीच की बात थी, तो कुछ लोग काले झंडे दिखा रहे थे,
लेकिन कांग्रेस के लीडर्स को जो है फुटबॉल खेलते हुए हमने देखा, तो एक अच्छा दृश्य नहीं था वो, कि जहां आपके जो है बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स प्रोटेस्टर्स को जो है किक कर रहे हैं, खुद गिर रहे हैं, मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। जतिन प्रसाद तो वो मैंने फिल्मी हीरो की तरह दौड़ते हुए गए और वहाँ पे जो है वो पिटाई उटाई कर रहे थे। सो दिस इज अ बिगनिंग। आपको कहने का मतलब है कि वकार रखना चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए। सही कहा आपने। थोड़ा सा ये कल मैं भी महसूस कर रही थी जब देख रही थी कि हाँ, यस, राइट। आपके ऊपर लोग देखते हैं एज एक एग्जाम्पल की तरह। सही बात है। और आपको इस तरह से लोगों के साथ जो है कार्यकर्ता है, ठीक है, पुलिस ने ब्रीच किया, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और झंडे वंडे दिखा दिया इन लोगों ने, उसको फिर इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर कहा, कर वो अलग स्टोरी है। नाउ कंटेंट, तो मेरे हिसाब से कल जो फूलपुर में हुआ, कांग्रेस पार्टी थोड़ा ओवर द बोर्ड चली गई, और वो इसलिए भी चली गई कि कांग्रेस में उस तरह का माहौल बनता चला जा रहा है, जहां आप जो है गांधी परिवार के बारे में जितने भी कसीदे आप पढ़ते जाएं, जितनी बड़ाई करें, और जितना आप माने फ्लावरी पिक्चर सामने में पेंट कर सकते हैं, तो उससे आपका जो है नंबर बढ़ जाता है, और आप चाहे वो सच्चाई से कितना भी दूर हो। पहली मुश्किल, वो 200 से ऊपर सीट लेकर के आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन कांग्रेस पार्टी, और खास करके राहुल गांधी। 2-3 बातें पहले से ही समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी इस देश में आज तक किसी भी जगह में, किसी भी दूसरे राज्य में कांग्रेस पार्टी को कोई इलेक्शन नहीं जितवा पाए हैं। ये इनका फाइनल टेस्ट है, उनके कर्मभूमि और उनका सारा कुछ पॉलिटिकल फ्यूचर वो स्टेक पे है, उत्तर प्रदेश का ये चुनाव। और जब आप शुरू में ये ऐलान करते हो कि हम 22 सीट से 200 पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे तो कैसे पहुंच जाएंगे आप? उसके लिए क्या रणनीति है? रणनीति अभी दिख नहीं रही। हो क्या रहा है? जो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस 3 अलग अलग रास्ते से अपनी राजनीतिक और चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। एक, जो दलितों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा, कि छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स, छोटे छोटे दलों से अलायंस करके, ये चीज जो है कांग्रेस की स्ट्रेटजी अब ये सामने साफ नजर आ रही है। प्रॉब्लम्स क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास अच्छे बड़े लीडर्स नहीं हैं हु कैन स्टैंड अगेंस्ट मुलायम सिंह, हु कैन स्टैंड अगेंस्ट मायावती। राइट। ये एक पॉइंट ऐसा था जो मैं भी कहना चाह रही थी डॉक्टर मनीष, के अगर जैसे कोई बड़ा कद्दावर लीडर ऐसा नहीं नज़र आता कांग्रेस का कि जो वाकई में इनके सामने खड़ा हो सके और बराबर की टक्कर हो। आप देखिए कांग्रेस के जितने लीडर्स को उठा लीजिए, अब जैसे मायावती ने दिग्विजय सिंह के लिए कहा, तो दिग्विजय ने कहा कि मैं तो वहाँ से मैं वहाँ का वोटर भी नहीं हूँ, मैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाऊँगा, मैं तो वोटर ही नहीं हूँ वहाँ का। तो वो चीज़ बेसिकली ये देखिए, हाँ, वो बेसिकली क्या करना चाह रही है, दिग्विजय सिंह का नाम और राजनाथ सिंह का नाम क्यों लिया उसने? वो इसलिए लिया कि एक जो ट्रेडिशनल राइवलरी जो है राजपूत और ब्राह्मण्स की उत्तर प्रदेश में जो है, सी इज ट्राइंग टू वू, और अदर से वू नहीं, उनके साथ तो पिछले चुनाव में ब्राह्मण्स उनके साथ थे, इस बार उस किले को जो है समेट कर रखना चाहती है। और वो इंसाइट इसलिए कर रही है कि जो अगर वो वोट कट के जाएगा भी तो मुलायम सिंह के पास नहीं जाएगा, अदर कांग्रेस के पास जाए या बीजेपी के पास जाए, तो वो ये
ब्राह्मण वोटर्स को बता रही थी कि भाई बीजेपी या कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि इन लोगों का चीफ मिनिस्टर राजपूत है। You got it? Right. ये ग्राउंड लेवल की राजनीति करने वाले लोग जो हैं इन सब तरह के चीजों को वो समझते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल क्या कर दिया? राहुल गांधी ने एज एक्सपेक्टेड और जो प्लान के मुताबिक, और वो सक्सेसफुल रहे, हाँ, वो उसमें सक्सेसफुल रहे काफी कि वो महाराष्ट्र को खींच लेंगे, काफी तो उनके तो शिवसेना के लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे, बीजेपी रिएक्ट करेगी, अननेसेसरी रिएक्ट कर दिया इन लोगों ने। हालांकि कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो चाहते थे वो काम उन्होंने कर दिया, जो स्ट्रैटेजी के स्ट्रैटेजी मुताबिक से चल रहे थे वो। आप देखिए, कोई 4 नंबर की पार्टी, 4 नंबर, जो रियलिटी क्या है, इट इज वे बिहाइंड बीजेपी, वे बिहाइंड समाजवादी पार्टी, वे बिहाइंड मायावती। ये जो है अजीत सिंह की पार्टी के आसपास है अभी इनकी जो पोजीशनिंग है। आप उसके एक लीडर को आपने इतना बड़ा चला, जबकि वो अच्छा मीडिया मैनेज करने में कांग्रेस से तो मास्टर को है नहीं। सही बात है। तो वो आपने ऐसा क्रिएट कर दिया, ऐसा लगा कि भाई मैंने आप मीडिया पे नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी सचमुच बिल्कुल उत्तर प्रदेश को स्वीप करने वाले हैं, जैसा बिहार में लग रहा था। बिल्कुल। और बिहार से सिमिलरिटी मैं एक चीज बताता हूं, कल मैं देख रहा था, तो जिस तरह से ये भीख मांगने वाली बात जी, इस तरह की बातें कि कब जगोगे, कब तक सोते रहोगे, महाराष्ट्र में जाके कब तक भीख मांगते रहोगे, करेंगे, दिल्ली ये पंजाब वो में सारी कब तक बातें भीख जो है। मांगेंगे। राहुल गांधी दरभंगा गए थे जब बिहार के चुनाव में, और इसी पैटर्न पे उनका भी भाषण था। वो बहुत सारे वो वीडियोस जो हैं वो आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है। वो भी वहां जाकर के यही बात उन्होंने कही, लेकिन युवाओं ने वहां पे हंगामा कर दिया। वहाँ का जो यूथ जब कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था दरभंगा में, तो वो कुर्सियाँ चलने लग गई। 3 मिनट में राहुल गांधी को जो है वापस जाना पड़ा, और उन्होंने कहा कि भाई वो कुछ मिस्टेक हो गया, उन्होंने वो वहाँ माफ़ी भी मांगी। लेकिन कल जो है आपने उसको ऐसा तूल दिया, खास करके बीजेपी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने। अगर आप राहुल गांधी के भाषणों के ऊपर इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो यू विल स्ट्रेंथन हिम। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश है, ये साउथ इंडिया नहीं है, नहीं ये कोई दूसरा राज्य है जहां भाषण, रैली, बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स, टीवी प्रचार से लोग जो हैं आपको वोट दे दें। उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ की जनता पॉलिटिकली इतनी मैच्योर्ड है, आप इनके सामने, आप इनको तो झांसा नहीं दे सकते। अब आप देखिए, ब्राह्मण्स ने पिछले बार मायावती को सपोर्ट किया, उन्होंने वोट दिया। आप देखिए कितने मंत्री ब्राह्मण्स बने, उससे एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो जो लोग जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, तो वो ग्रुप जो है सरकार से उस तरह से एक्सट्रैक्ट भी करना जानता है। एक दूसरी बात, बेफिजूल के बातों पे, भाषण पे, नए नए वादों पे उत्तर प्रदेश की जनता वोट नहीं देती, ना ही बिहार की जनता वोट देती है। कुछ कंक्रीट करना होगा। सही बात है। दूसरी समस्या जो है, जो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी जो गड़बड़, जो मुझे जो लगता है कि दलितों पे इस तरह से फोकस करना, ये बाउंस बैक करता है। रीजन, मायावती इज सच अ स्ट्रांग लीडर। मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के दलितों को अंधेरे में भी हाथी जहां नजर आ जाएगा, वोट वहीं मारेंगे। चाहे आप कितने भी आप रोशनी आप दिखाओ, कितने भी आप ख्वाब बुनते रहो। मैं फील्ड में जाकर के, इन लोगों के पास जाकर के, बैठ करके, देख करके, ये बिल्कुल इसको कोई, आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप कोई भी दलित लीडर को टिकट दे दो, जो जत्था है मायावती का, वो अंधेरे में भी हाथी खोजता है, वो टस से मस नहीं होने वाला है।
डॉक्टर मनीष, मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। एक बड़ी छोटी सी खबर मैं पढ़ रही थी अखबार में कि भारत ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का एक छोटा सा स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अब भी सबसे गंदा देश है। गंदा ही मीन्स गंदगी के हिसाब से, सैनिटेशन के हिसाब से। और उसमें हमारे लोगों के पास मोबाइल तो हैं, लेकिन हमारे इलाकों में वहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। ये बड़ी छोटी सी खबर थी, लेकिन मैं इसी बात के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाह रही हूँ कि अगर जिस मुल्क में अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो जाएगा, जिस मुल्क के लोग बेचारे आम जनता जो है वो टैक्स देते देते मर जाएगी, और आप उस टैक्स के पैसे से मतलब पूरे मुल्क को बेच देंगे, उस मुल्क में सुविधाएं कहाँ से आएंगी? और स्विस बैंक में जमा करवा देंगे। उस मुल्क में कहाँ से सुविधाएं आएंगी? तो मोबाइल तो एक छोटी सी अभी ज़रूरत बन गई है, हर आदमी खरीद सकता है, लेकिन टॉयलेट शौचालय हर जगह तो नहीं बनवा सकता ना। घोटाला आया है, कांग्रेस पार्टी को मोबाइल से बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो गई है। वो असल में कोई जवाब, उनको कोई सही बात नहीं, कोई स्टेटमेंट ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसमें अपना दिफा कर सकें। और मेरे ख्याल में छोटी छोटी बातें, तो मैं वही बात कहना चाह रही हूँ डॉक्टर मनीष के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना आपका काम है। आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप उसको गंदा देश कह लें, ख़राब देश कह लें, कुछ भी कह लें, ये आप ही की प्रॉब्लम है। आप ही का शर्म से नीचा होना चाहिए मेरे ख्याल में। कि जहाँ पे वो ये बात कह रहे थे और जिस पत्रकार ने इस स्टोरी को कवर की है, पत्रकार को पूछना चाहिए था कि भाई अगर गंदगी है, सैनिटेशन नहीं है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यस। तो मेरे ख्याल में मैं अपने इसी बात के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ कि अगर हिंदुस्तान दुनिया का अभी भी सबसे गंदा देश है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मेरा ख्याल ये है कि इसका जवाब आपको ज़रूर लेना चाहिए। और एक जो हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था शुरू की स्टोरी से, और हम जो सैनिक स्कूल के एक बच्चे की बात कर रहे थे शंकर की, उसको कंक्लूजन मैं ये देना चाह रही थी कि बेशक जैसा कि डॉक्टर मनीष ने कहा कि आप स्टोरी करते हैं, लेकिन क्या वाकई में आप एक सही पत्रकार होने का हक अदा करते हैं? आपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत को दांव पे लगा दिया, लेकिन क्या उसकी सही जड़ तक जाने की कोशिश की? यानी रिपोर्टिंग, खबरें सही तौर पर तभी सामने आनी चाहिए जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच जाएं। और जैसा कि डॉक्टर मनीष ने कहा कि सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल जो है, इनका डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है, और बहुत ही कम लोग जो वाकई में बहुत जिस्मानी तौर पे मजबूत होते हैं, वही लोग उसका सामना कर पाते हैं, वही वहाँ से पढ़ पाते हैं। तो कई चीज़, और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही डॉक्टर मनीष ने कि जाकर ये देखना चाहिए कि और ये पता लगाना चाहिए कि कौन ह्यूमिलेट कर रहा है। कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे इंस्टीट्यूट को, पूरे स्कूल को बदनाम करना, ये पत्रकारिता का उसूल नहीं है। तो ख़त्म करते हैं आज का अपने प्रोग्राम। कल अपने इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।